नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। हम पढ़ना स्टार्ट किए हैं सीटेट के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। यहाँ थ्योरी बेस्ड रखे हैं क्लासेस। थ्योरी देखेंगे, फिर उस पर आधारित एक एक चैप्टर की थ्योरी देखेंगे, फिर उसके क्वेश्चन देखेंगे 15 से 20 से 100 तक लेकर के, फिर दूसरा चैप्टर चालू करेंगे। तो हमारे इस चैप्टर का एक वीडियो हो गया है, दूसरा चैप्टर उसी चैप्टर का दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था मानसिक विकास, आज हम देखेंगे सांवेगिक विकास। सांवेगिक विकास स्टार्ट करते हैं। फिर 3.1.3 का तीसरा पॉइंट है सांवेगिक विकास। संवेग, जिसे भाषा भी कहा जाता है का अर्थ होता है ऐसी अवस्था को व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ ही इन संवेगों का भी विकास होता है। संवेग मतलब क्या है? बच्चों के अंदर जो भी भय है, क्रोध है, घृणा है, आश्चर्य है, स्नेह है, खुशी है, इसी को संवेगी विकास कहते हैं। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करती है। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकते हैं। अगला पॉइंट है 3.3 का 4, क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास क्या होता है ये देखेंगे। क्रियात्मक विकास, जैसे देखो हम क्वेश्चन में तो देख लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, तो थ्योरी इसीलिए मैंने रखा है। अगर उसके डिफिनेशन या थ्योरी या उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे, तो अच्छे से ये टॉपिक सुनते ही क्रियात्मक विकास, संवेगात्मक विकास क्या होता है, टॉपिक सुनते ही हमारे दिमाग में आंसर पकड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी। तो क्रियात्मक विकास क्या है? क्रियात्मक विकास मोटर डेवलपमेंट का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं का विकास। क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियां एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोग की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना, उठना इत्यादि। एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें इस तरह की योग्यताओं का विकास भी होने लगता है।
इसके कारण बालकों को आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है। पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में बाधा पहुंचती है। क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। इसी ज्ञान के आधार पर ही बालक विभिन्न कौशलों का विकास करने में सहायक हो सकते हैं या हो सकता है। आगे, जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। मतलब सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सब बच्चों का डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता है। इन क्रियाओं में जो पीछे रह जाते हैं उन्हें उनकी विशेष रूप से देखभाल करने की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है भाषाई विकास। भाषा में कैसे विकास होता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट देखेंगे। भाषा के विकास को एक प्रकार के संज्ञानात्मक भावात्मक विकास माना जाता है। भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है एवं दूसरों के भावों विचारों एवं भावनाओं को समझता है। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेत के माध्यम से अपनी बात करना रखना तथा लिखकर अपनी बातों को रखना इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे उसी पॉइंट को कंटिन्यू। ओके, बालक 6 महीने से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने एवं बोलने लगता है। 3 वर्ष की अवस्था में वह कुछ छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। 15 से 16 वर्षों के बीच काफ़ी शब्दों की समझ विकसित हो जाती है। भाषाई विकास का क्रम एक क्रमिक विकास है। इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होती है। 1.3.6 देखेंगे जो है सामाजिक विकास। ये 6 पॉइंट थे विकास के। लास्ट पॉइंट है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना समझना या समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार, सद्गुण तथा जीवन में से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास होता है। बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को ही माना जा गया है। तत्पश्चात समाज को सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों को जुड़ाव व्यापक हो जाता है। संबंधों के दायरे में वृद्धि अर्थात माता पिता एवं भाई बहन के अतिरिक्त दोस्तों मित्रों से जुड़ना। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास इत्यादि की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। बालकों के मन में आत्मसम्मान,
स्वाभिमान तथा विचारधारा का जन्म होता है। बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है तथा कुछ बनने की प्रेरणा उनसे लेता है। एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। ये हो गए हमारे विकास के प्रकार। कितने थे? 6। कौन कौन से थे? शुरू से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। ये देखो, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास, लास्ट में था सामाजिक विकास। ओके, अब हम देखेंगे वृद्धि। वृद्धि और विकास में भी अंतर होता है। अब तक हम देख रहे थे विकास, अब हम देखेंगे वृद्धि। अब वृद्धि क्या है? 1.4 वृद्धि, ग्रोथ का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास होता है या आता है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में होती है। यह एक निश्चित आयु तक होती है तथा भौतिक पहलू फिजिकल एस्पेक्ट में ही संभव है। वृद्धि पर आनुवंशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। 1.41 पहला था वृद्धि। अब वृद्धि के भी प्रकार देखेंगे। वृद्धि एवं विकास में अंतर। पहले वृद्धि और विकास में अंतर देख करके ये कंफर्म कर लेंगे कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। इन दोनों शब्दों को लेकर हमारे दिमाग में कभी कभी बहुत कन्फ्यूज़न होता है। वृद्धि और विकास तो एक ही होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वृद्धि और विकास में अंतर है। वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग प्रायः पर्यायवाची शब्दों के रूप में करते हैं। अवधारणात्मक रूप से देखा जाए तो इन दोनों में अंतर होता है। इस अंतर को हम निम्न प्रकार से देखेंगे या व्यक्त कर सकते हैं। देखो, आधार, वृद्धि और विकास। वृद्धि क्या है? परिमाणात्मक देखेंगे, फिर क्षेत्र देखेंगे। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। लेकिन विकास क्या है? विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। ओके, क्षेत्र देखो, वृद्धि विकास की क्रिया का एक चरण होता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है। विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि उसका एक भाग होती है, एक अंग होती है। लेकिन वृद्धि जो है ये एक पार्ट है। आगे दूसरा, वृद्धि और विकास, परिपक्वता। ऊपर क्या था? परिमाणात्मकता। अब देखेंगे परिपक्वता, फिर देखेंगे विकास। परिपक्वता क्या है? वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती। बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है। वृद्धि हमेशा नहीं चलती। अगर हमेशा चलती रहे तो इंसान इतना बड़ा हो जाए कि घर में आए ही ना।
विकास विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब लगातार चलने वाली। बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। विकास बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है, अतः यह भौतिक विकास को दर्शाता है। बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है, अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। 1.4.2 देखेंगे। मतलब 1.4 चल रहा था जिसमें 1 था वृद्धि। अब हम देख 4.2 वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं, जो निम्नलिखित है। पहला पोषण, दूसरा वृद्धि, तीसरा वंशानुक्रम, चौथा लिंग, पांचवा वायु एवं प्रकाश। तो सबसे पहले देखेंगे पोषण। पोषण मतलब हमारा खान पान कैसा है। यह वृद्धि तथा विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है। बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है। हमारे खान पान में उपयुक्त पोषण तत्वों की कमी होगी तो वृद्धि एवं विकास भी प्रभावित होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है वृद्धि। यह विकास के अन्य कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। बौद्धिक विकास जितना उच्चतर होगा, हमारे अंदर समझदारी, नैतिकता, भावात्मक तर्क शक्ति इत्यादि का विकास उतना ही उत्तम होगा। अगला आनुवंशिकता या वंशानुक्रम। वंशानुगत हेरिडिटी स्थिति शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता के गुण एवं अवगुण का प्रभाव बच्चों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। लिंग सामान्यतया लड़के एवं लड़कियों में विकास के क्रम में विविधता देखी जाती है। किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों में तीव्र होती है तो किसी अवस्था में लड़कों में। वायु एवं प्रकाश। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। अगर वायु स्वच्छ न मिले तो बालक बीमार हो सकता है एवं इनके प्रभाव में कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। शारीरिक विकास के लिए सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जो विकास के लिए आवश्यक है। सिक्स पॉइंट अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ से निकलने वाला हार्मोन बालक एवं बालिकाओं के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। 7 पॉइंट शारीरिक क्रिया। जीवन को स्वस्थ रखने के लिए
व्यायाम बहुत ज़रूरी होता है। यह मानव की आयु बढ़ाता है। यह व्यक्ति को सक्रिय एक्टिव बनाए रखता है। यह व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है 1.4 का तीसरा पॉइंट है वृद्धि की अवस्थाएं। वृद्धि की कितनी अवस्थाएं होती हैं? मनोवैज्ञानिकों ने मानव वृद्धि को निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया है, जो निम्नलिखित है। पहला शैशव काल, दूसरा बाल्यकाल, तीसरा पूर्व बाल्यकाल, चौथा बाल्यकाल का 2 है, पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल, फिर तीसरा है किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर परिपक्व प्रौढ़ावस्था, फिर आएगी वृद्धावस्था। ये हैं वृद्धि की अवस्थाएं। तो सबसे पहले पहला देखेंगे। शैशवा अवस्था। इसमें जन्म से 2 वर्ष तक ये चीज़ें हमसे अक्सर पूछी जाती हैं सीटेट में कि इतने उम्र से इतने उम्र शैशवावस्था की उम्र क्या है, बाल्यावस्था की उम्र क्या है, या कितने उम्र तक के बच्चों को बाल्यावस्था में लेंगे, कितने उम्र के बच्चों को शैशवावस्था में लेंगे। इसलिए यहाँ पर आप ध्यान से दें कि हमारी किस उम्र की क्या अवस्था होती है। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। कब? जन्म से लेकर मतलब 0 से 2 ईयर, 2 वर्ष। ओके। इसके बाद बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है तथा इस अवस्था में सीखने की क्षमता की गति तीव्र होती है। जब नवजात शिशु शैशव काल इन्फेंसी की ओर अग्रसर होता है तो उसके अंदर प्यार व स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। बाल्यकाल, दूसरा है बाल्यकाल। बाल्यकाल को 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल। बाल्यकाल को निम्न 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व बाल्यकाल एवं उत्तर बाल्यकाल। पहले देखेंगे हम पूर्व बाल्यकाल। सामान्यतया 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था बालकों की बाहरी जुड़ाव होने लगता है। कब से? 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। बच्चे ने नकल करने की प्रवृत्ति, अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कब? 2 से 6 वर्ष। फिर सामाजिक एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष। पूर्व बाल्यकाल क्या था? 2 से 6 वर्ष, फिर 6 से 12 वर्ष तथा तक की अवस्था। इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता इत्यादि का व्यापक विकास होता है। पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ स्मरण क्षमता का भी विकास होता है। बच्चों में समूह भावना का विकास होता है, अर्थात समूह में खेलना, समूह में रहना, समलैंगिक व्यक्ति को ही मित्र बनाना इत्यादि। जीवन में अनुशासन तथा नियमों का
नियमों की महत्ता समझना या समझ में आने लगती है। खोजी दृष्टिकोण एवं घूमने की प्रवृत्ति का विकास होता है। कब? 6 से 12 वर्ष के बीच। तीसरा पॉइंट है किशोरावस्था। इसे तूफान की अवस्था भी कहा गया है। कौन कहा है, क्यों कहा है, सब आगे देखेंगे। 16 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था अत्यंत जटिल अवस्था तथा साथ ही व्यक्ति के शारीरिक संरचनाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। यह वह समय होता है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई, भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उनकी काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। इस अवस्था में किशोरों दुश्चिंता, दुविधा एवं स्वयं से संबंधित सरोकार मतलब का भाव रखते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ जैसी प्रबल भावनाओं का विकास इस अवस्था में होने लगता है। इस अवस्था में किशोरों किशोरियों की वृद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। इनमें स्थायित्व आने लगता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है एवं सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने की अधिक संभावना रहती है। किशोरावस्था के शारीरिक बदलावों का अभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। अतः इस अवस्था में उन्हें शिक्षकों, मित्रों एवं अभिभावकों के सही मार्गदर्शन एवं सलाह की आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट युवा प्रौढ़ावस्था है। युवा प्रौढ़ावस्था जो होती है सामान्यतया 18 से 40 वर्ष। क्या होती है? 18 से 40 वर्ष। किशोरावस्था एवं युवा प्रौढ़ावस्था की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। यह अवस्था मानव विकास में एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने से प्राप्त होती है। अगला परिपक्व प्रौढ़ावस्था 40 से 65 वर्ष। सामान्यतया 40 से 65 वर्ष की अवस्था शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है, अर्थात बालों का सफ़ेद होना, मांसपेशियों में ढीलापन तथा चेहरे पर झुर्रियाँ आना इत्यादि। वृद्धावस्था या वृद्ध प्रौढ़ावस्था 65 से अधिक वर्ष की अवस्था। शारीरिक क्षमता का कमज़ोर होना, सामाजिक व आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाओं के प्रति रुझाव। आगे देखेंगे 1.5 अधिगम। अभी तक हम जो देख रहे थे वो ख़त्म हुआ हमारा चैप्टर। अब हम देखेंगे अधिगम। कंटिन्यू करें, वीडियो बड़ा तो हो जाएगा। अधिगम क्या है देख लेते हैं।
अधिगम लर्निंग का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जन्म के तुरंत बाद से ही बालक सीखना आरंभ कर देता है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो जाता है। इसके बाद यदि छात्र किसी विषय पर के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने में सक्षम हो गया हो तो उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाएगा। सार्थक अधिगम ठोस चीज़ों एवं मानसिक उद्योगों को प्रस्तुत करता है, करने व उनमें बदलाव लाने की उत्पादक प्रक्रिया है, न कि जानकारी इकट्ठा कर उसे रटने की प्रक्रिया। अधिगम के संदर्भ में विद्वानों द्वारा कुछ परिभाषाएं निम्न प्रकार दी गई हैं। जैसे गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। इसके बाद पील के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। जैसे प्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों ज्ञान एवं अभिव्यक्तियों का अर्जन है जिसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। ये हो गए हमारे अधिगम। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1.6 विकास का अधिगम से संबंध। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।